हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 153 जो कि 25 जनवरी 2021 की है। और ये वर्कशीट आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है, जिसका पाठ है जब मुझको सांप ने काटा। तो बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, अपनी सेहत का बच्चों ध्यान रख रहे होंगे। क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा दिन है? जी हाँ, कल देश का राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस है ना। आप सभी को पता है, ये तो एक बहुत ही बड़ा त्योहार है जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं, जो कि 26 जनवरी 2021 यानी कल को है। क्या आप जानते हैं, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। तो सन 1950 में 26 जनवरी के दिन ही बच्चों हमारे देश का संविधान यानी हमारे देश के जो है रूल्स लिखे गए थे, जिसका निर्माण किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा ना। यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, यानी खुशी के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली में ही इंडिया गेट जो है, उधर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा इंडिया गेट पर ध्वजारोहण, फ्लैग का ध्वजारोहण किया जाता है, फ्लैग को लहराया जाता है। सैन्य टुकड़ियों की परेड और भव्य झांकियों एक अलग ही समा बोध देती हैं। सैन्य टुकड़ियों की परेड यानी परेड होती है, और भव्य झांकियां दिखाई जाती हैं, कई सारी झांकियां, ये सारे अलग ही समा बोध देती हैं, यानी एकदम मज़ा आता है इस रिपब्लिक डे के दिन। झांकियां आती हैं, परेड होती है, ध्वजारोहण होता है। आप सभी भी कल अपने परिवार के सदस्यों के साथ टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड जरूर देखिएगा। तो टीवी पर क्या होता है, परेड आती है, तो बोला गया है कि कल अपने परिवार के सदस्यों के साथ टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड ज़रूर देखिएगा। तो कल का दिन हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। तो जब भी आप कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तो बीच में किसी समय के लिए, थोड़े से समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय भी इसे थोड़ी समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी जब आप लिखते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप लिखते हैं तो लास्ट में आप विराम चिन्ह लगाते हैं। ये कुछ चिन्ह दे रखे हैं, इनका प्रयोग लिखते समय भी किया जाता है। अगर हम विराम का उचित प्रयोग ना करें तो अर्थ में परिवर्तन हो सकता है। तो जो चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों का, इन विराम चिन्ह का अगर हम उचित प्रयोग ना करें, सही से इस्तेमाल ना करें इसको, तो हमारा जो है अर्थ का परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। जैसे देखिए, पढ़ो मत लिखो, और इसे हम कैसे बोलेंगे, पढ़ो मत लिखो, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो ये कोमा है बच्चों, ये अल्प विराम जो चिन्ह है, ये अल्प विराम पढ़ो के बाद लगा है। इसको, ये जो छोटा सा है, इसको हम अल्प विराम चिन्ह बोलते हैं। ये पढ़ो के जस्ट बाद लगा है, तो जब भी ये कोमा आता है, जब भी ये अल्प विराम चिन्ह आता है, तो हम थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं। तो जैसे मैं ठहरी, पढ़ो, फिर मैंने बोला मत लिखो, पढ़ो मत लिखो, लेकिन इधर ये जो अल्प विराम चिन्ह है वो मत के आगे आया, तो मैंने कैसे बोला, पढ़ो मत लिखो। क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया। तो देखिए, यहाँ पर हमने बोला था पढ़ो मत लिखो, और यहाँ हमने बोला पढ़ो मत लिखो। तो इधर क्या अर्थ हुआ, इधर ये अर्थ हुआ कि पढ़ लो तुम, लिखो मत, और इधर अर्थ हो गया पढ़ो मत अभी, लिख लो। तो देखा आपने बच्चों कि दोनों में कितना अंतर हो गया एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संदेश देते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन चिन्हों को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह बच्चों, ये वाला साइन जो आप देख रहे हैं, ऐसे, इसे हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं।
इसका प्रयोग वाक्य पूरा होने पर उसके अंत में किया जाता है। तो जैसे आपने अपना वाक्य पूरा कर लिया तो इसको आप अपने वाक्य के अंत में लगाएंगे। जैसे सांप रेंगता हुआ झाड़ी में चला गया, तो ये जब पूरा ये सेंटेंस खत्म हुआ तो हमने अंत में इस पूर्ण विराम चिन्ह को लगा दिया। तो इसका यूज़ ये होता है कि जब भी हमारा वाक्य अंत होता है हमारे वाक्य का, तो उधर हमें ये लगाना होता है स्टॉप करने के लिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये सेंटेंस ख़त्म हो गया। अगर आप इसको लगाएंगे ही नहीं अपने वाक्य के अंत में तो पता कैसे चलेगा ये पूरा एक वाक्य है ना। तो इसे लगाना, पूर्ण विराम चिन्ह को लगाना वाक्य के अंत में ज़रूरी है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, अब देखिए नाम से पता चल रहा है प्रश्नवाचक, तो यानी ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा, इसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग तो सभी बच्चों को पता है, कहाँ होता है, प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। यानी जब भी किसी वाक्य में आप प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या तुमने कभी बर्र देखा है, तो यहाँ अंत में हमने ये प्रश्नवाचक चिन्ह का जो है साइन लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इस वाक्य में एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुमने कभी बर्र देखा है, तो ये तो हमारा एक प्रश्न हो गया, और प्रश्न वाले वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब जैसे मैं बोलूँ क्या तुमने खाना खा लिया, तो यहाँ पर भी मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ, क्या तुमने खाना खा लिया, तो इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊंगी। इसी तरीके से अल्प विराम चिन्ह जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था, ये छोटा सा, इस कॉमे को हम अल्प विराम चिन्ह बोलते हैं, जिसका साइन कुछ इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से। तो ये है अल्प विराम चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए किया जाता है। इसमें पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। इसे वाक्य के बीच में प्रयोग करते हैं अल्प विराम चिन्ह का, थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए। जैसे बच्चों यहाँ पर पढ़ो मत, इसके बाद अल्प विराम चिन्ह आया, यानी यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे। तो अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, पढ़ो मत लिखो। तो ये जब अल्प विराम चिन्ह आ जाता है कहीं पर भी, तो उसे बोलते वक्त हमें याद रखना है कि थोड़ी देर रुककर अगला जो लिखा है वो बोलेंगे। जैसे यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह आया है मत के पास, तो हम क्या करेंगे, पढ़ो मत। अब अल्प विराम चिन्ह हमें दिख गया तो हम थोड़ी देर रुकेंगे। कैसे बोलेंगे, पढ़ो मत, फिर आगे का बोलेंगे लिखो, पढ़ो मत लिखो। इस तरीके से हमें ये बोलना है। तो अल्प विराम चिन्ह जहाँ पर भी आ जाता है उसका मतलब हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। जैसे देखिए, सांप, घंघा और केचुआ रेंगने वाले जीव हैं, तो सांप के बाद क्या आया, तो इसमें हम थोड़ी देर रुकेंगे। तो कैसे बोलेंगे, सांप, घेंगा और कछुआ रेंगने वाले जीव हैं। तो सांप के बाद हमें थोड़ा रुकना था, तो हम थोड़ी देर रुके। इसी तरीके से अब देखिए, विस्मयदिबोधक चिन्ह, विस्मयदिबोधक चिन्ह, इनका क्या प्रयोग होता है। इसका प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। मतलब किसी भाव को प्रकट करने के लिए। जैसे नानी चीख उठी सांप, तो सांप, उन्होंने बोला ना नानी चीख उठी सांप, तो सांप के आगे हमने विस्मयदिबोधक चिन्ह लगाया। तो विस्मयदिबोधक चिन्ह उधर लगता है जहाँ पर हम दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, जब भी हम कोई चीज़ प्रकट करें, जैसे वाह कितनी अच्छी खुशबू है, तो वाह के आगे हम विस्मयदिबोधक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि उधर हमने कुछ प्रकट किया, हमने खुशी प्रकट की, वाह। और ओ में भी हम ये लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी फीलिंग हुई। तो जब भी हम अपनी फीलिंग प्रकट करते हैं तो दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमें विस्मयदिबोधक चिन्ह लगाना होता है। जैसे नानी चीख उठी सांप, तो जब भी कोई डर जाए, खुशी हो, किसी को घृणा हो, दुख हो, इस तरीके से यहाँ पर हम विस्मयदिबोधक चिन्ह लगाएंगे। तो इसका साइन कैसे होता है, विस्मयदिबोधक चिन्ह कैसा होता है बच्चों, ये कुछ इस प्रकार का होता है। एक लाइन होती है, फिर उसके नीचे एक डॉट होता है, ये विस्मयदिबोधक चिन्ह है। इसको हम तब लगाते हैं जब किसी का दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को कोई प्रकट कर रहा हो कोई वाक्य, ठीक है। और अब मैं फिर से बता देती हूँ सारे आपको। अल्प विराम चिन्ह हमने क्या पढ़ा था, इस तरीके का ही चिन्ह होता है, और ये किस लिए लगाया जाता है, जब हमें थोड़ी देर के लिए रुकना हो कहीं। जैसे सांप,
सांप के बाद में ये अल्प विराम चिन्ह आया तो हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, फिर बोलेंगे घंघा और कछुआ रेंगने वाले जीव हैं। ठीक है बच्चों, तो अल्प विराम चिन्ह जब लगाया जाता है तब जब हमें थोड़ी देर के लिए रुकना हो, और इस तरीके से इसका साइन होता है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह हमने पढ़ा, इस तरीके से एक सीधा डंडा इसका साइन होता है, और ये कब लगाया जाता है? वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जब भी आपका एक वाक्य खत्म हो जाएगा तो आप इसे ज़रूर लगाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें भी हमने पढ़ा, इसका साइन क्या होता है? इस तरीके से होता है, और ये कब लगाया जाता है? जब हम किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछ रहे हो, जैसे क्या तुमने कभी बर्र देखा है, ये हमने क्या कर कर पूछा, यानी एक प्रश्न पूछा इस वाक्य में, अंत में हम लगाएंगे प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक है बच्चों, ये हमारे 4 हमने चिन्ह पढ़े। अब चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। पाठ की इन पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली जगह पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। तो देखिए, इन पंक्तियों को हमें पढ़ना है। ये पाठ की पंक्तियां हैं, जब मुझे सांप ने काटा वाले पाठ की ये कुछ पंक्तियां हैं, इनको हमें पढ़ना है और इन पे सही जगह पर हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। किन चिन्हों का? जो हमने इधर पढ़े, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह और विस्मयदिबोधक चिन्ह, इन सभी का हमें प्रयोग करना है इधर। तो देखिए, मैंने कहा नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है, नानी चीख उठी सांप, वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। अब उन्हें पता चल गया कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। अब इसमें हमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने चिन्ह लगाए हैं, एक बार पढ़ते हैं। मैंने कहा नानी देखो, यहाँ पर हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, जो कि इस तरीके का होता है ना। इसमें हम थोड़ी देर ठहर जाते हैं बोलते समय। मैंने कहा नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है, नानी चीख उठी सांप। अब देखो, चीख उठी यानी उनका जो है भाव आया, भाव यानी मतलब उनकी फीलिंग आई अंदर से, उन्हें डर लगा तो उन्होंने तेज से चिल्लाया सांप। तो इसके आगे हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? जी हाँ, विस्मयदिबोधक चिन्ह। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। यहाँ पर हमारा वाक्य खत्म हो जाता है, तो हम यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। अब यहाँ पर हमने अल्प विराम चिन्ह लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पूर्ण विराम ये वाला चिन्ह तो नहीं लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमारा वाक्य खत्म नहीं हो रहा, यहाँ पर आगे भी है जब उन्हें पता चला। तो यहाँ हम अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी देर ठहरना है। कैसे बोलेंगे फिर? नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। यहाँ पर हमारा वाक्य खत्म हो जाता है, तो हम यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जहाँ वाक्य खत्म हो यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, जहाँ पर थोड़ी देर ठहरना हो वहाँ अल्प विराम लगाना है। आश्चर्य, खुशी, घृणा ऐसे भाव का बोध हो तो विस्मयदिबोधक चिन्ह लगाना है। और बाकी तो हमने सारे लगाई दिए ना, ये यही तो थे। और ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका कहीं पर भी प्रयोग नहीं आया, क्योंकि कहीं पर भी पूछा नहीं गया था प्रश्न, है ना बच्चों। तो ठीक है, अब प्रश्न 2 पढ़ते हैं। पाठ में हमने देखा कि बच्चे को सांप के काटने पर डॉक्टर वैद्य के पास नहीं अपितु झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले जाया गया था। आपको क्या लगता है, हमें बीमार होने पर, चोट लगने पर कहाँ जाना चाहिए? तो देखिए बच्चों, आपने जब मुझे सांप ने काटा वाला पाठ पढ़ा होगा तो उसी से रिलेटेड ही प्रश्न है कि बच्चे को जब सांप ने काट लिया था पाठ में, तो वो डॉक्टर वैद्य जी के पास नहीं लेकर गए थे। नानी और नाना जी उसे अपितु झाड़ फूकने वाले आदमी के पास लेकर गए थे, है ना। तो आपको क्या लगता है, हमें ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए या हमें बीमार होने पर या चोट लगने पर डॉक्टर या वैद्य जी के पास जाना चाहिए? आपके हिसाब से चोट लगने पर कहाँ जाना चाहिए, ये आपको इधर प्रश्न 2 पे लिखना है। तो देखिए, हम इधर लिखेंगे, इस प्रश्न 2 का आंसर हम लिखेंगे, हमें बीमार होने पर किसी डॉक्टर या वैद्य के पास जाना चाहिए, है ना। आपके हिसाब से कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर या वैद्य के पास ही जाना चाहिए। तो इस तरीके से लिख देंगे, हमें बीमार होने पर किसी डॉक्टर या वैद्य के पास जाना चाहिए। प्रश्न 3 में बोला गया है, किसी भी रेंगने वाले जीव का एक मुखौटा यानी मास्क बनाइए और उसे पहनकर घर के सदस्यों को दिखाइए। तो किसी रेंगने वाले जीव का, यानी आप कैटरपिलर का बना सकते हैं, या कोई भी जीव हो रेंगने वाला, उसका मुखौटा, उसका मास्क बनाना है और उसे पहनकर घर के सदस्यों को दिखाना है। तो ये आपकी हो जाती है एक एक्टिविटी, इसे आप कर सकते हैं।
और बाकी नोट दिया गया है। विराम चिन्ह के अधिक अभ्यास हेतु अपने रिमझिम की कार्य पुस्तिका में से प्रश्न संख्या 125 कीजिए। तो विराम चिन्ह जो हमने ऊपर पढ़े, इतने सारे पढ़े, 4 विराम चिन्ह जो हमने पढ़े, चिन्हों का प्रयोग करना सीखा, उसके अधिक अभ्यास हेतु यानी इसका अधिक अभ्यास अगर आप करना चाहते हैं तो अपने रिमझिम की कार्य पुस्तिका जो है, रिमझिम की जो आपकी बुक है, उसका पेज नंबर 125 कीजिए रिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।